इस देश में सनातन को गाली देने वाले लोग भी हैं, अरे खुल के गाली देते हैं, लेकिन वो तो माफी नहीं मांगते। इस देश में भगवान का अपमान करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। इस देश में हमारे महानायकों को अपशब्द कहने वाले लोग हैं जो इस बात पर कभी शर्मिंदा तक नहीं होते। सावरकर जैसे वीर को कोसने वाले लोग हैं जिन्हें कभी अपनी बात पर पछतावा नहीं होता। और वो तो छोड़िए, अभी बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी ने माफी मांगी क्या? किसी ने नहीं मांगी। लेकिन इसी देश में नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगते हैं, वो भी इस बात पर कि उनकी एक प्रतिमा टूटकर गिर गई थी। जबकि अगर आप देखिएगा तो इसमें नरेंद्र मोदी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी उस प्रतिमा का मेंटेनेंस नहीं देख रहे थे। महाराष्ट्र का मामला था, वहां की सरकार का मामला था। शिवाजी महाराज की प्रतिमा और इस प्रोजेक्ट का काम राज्य सरकार के साथ मिलकर नौसेना ने किया था। लेकिन प्रतिमा गिरने की वजह कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी का उससे कोई सीधा लेना देना था भी नहीं। लेकिन मोदी ने सामने आकर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों माफी मांगेंगे भाई। लेकिन अपने महापुरुषों और महानायकों के प्रति ऐसा सम्मान और समर्पण है नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र गए तो बिना हिचक, बिना संकोच कह दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। और वो सिर झुकाकर अपने आराध्य से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जो आए दिन सावरकर जैसे महान सपूतों को गालियां देते रहे। सोचिए, इस बात से पीएम मोदी ने अपना सियासी कद और कितना ऊंचा कर लिया कि जिस बात के लिए मुख्यमंत्री माफी मांग चुके, डिप्टी सीएम माफी मांग चुके, और जिस बात में उनकी कोई गलती भी नहीं है, उन पर माफी मांगने का कोई प्रेशर भी नहीं था। वो चाहते तो कुछ ना बोलते और कह देते कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने ब्लेम गेम नहीं खेला। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए बॉस माफी मांग लेनी चाहिए। उनके दर्द को कम करने के लिए पीएम मोदी ने बिना लाग लपेट के माफी मांगी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके संस्कार इस देश के दूसरे नेताओं से अलग है। पीएम मोदी ने आज सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि इस देश में हर नेता को एक जरूरी सबक भी दिया है। और इंडी गठबंधन को तो यह सबक जरूर सीखना चाहिए, जो बंगाल तक पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सबक दिया कि गलती मानने और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। नेता को हमेशा जनता के सामने झुककर रहना चाहिए। नेता को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि वही सब कुछ है। नेता को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कुर्सी जनता की ही दी हुई है। कई बार गलती के सीधे जिम्मेदार न होने पर भी माफी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में किसी भी नेता को विनम्र रहना चाहिए। एक बार सुनिए आज महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने तो मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, बावजूद इसके कैसे पॉलिटिक्स की जा रही है अभी भी इंडी गठबंधन की तरफ से। और एक डॉक्टर बेटी और उसके परिवार के सपनों को तोड़ने की माफी ममता बनर्जी कब मांगेंगी, बंगाल में जो चल रहा है उस पर माफी कब मांगी जाएगी, इसका प्रश्न भी उठाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। पीएम मोदी की इस पाठशाला से इंडी गठबंधन के नेता बहुत से सबक ले सकते हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह सबक बड़ा जरूरी भी है। पीएम मोदी ने तो एक मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, उसके बारे में और आगे बताऊंगा। शिवाजी महाराज के लिए, उनके प्रतीकों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो भी आगे याद दिलाऊंगा। लेकिन यही कोलकाता केस पर भी आप देखिए कैसी पॉलिटिक्स हुई। ममता बनर्जी से सवाल है कुछ
कि ममता बनर्जी डॉक्टर बेटी को सुरक्षित माहौल नहीं देने पर कब माफी मांगेंगी? वो डॉक्टर बेटी के परिवार के सपने टूटने पर कब माफी मांगेंगी? वो मेडिकल कॉलेज को हमले से न बचा पाने पर कब माफी मांगेंगी? और वो उन डॉक्टर से कब माफी मांगेंगी जिन्हें वो सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही है? जिस तरह से ममता की पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, उसके लिए ममता बनर्जी कब माफी मांगेंगी? राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे कि वो यूपी के मामले में तो बोलते हैं लेकिन बंगाल नहीं जा पाते? ममता बनर्जी जिस तरह से बर्ताव कर रही हैं, जिस तरह से धमका रही हैं, उससे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वो माफी मांगने के मूड में। माफी तो छोड़िए, वो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं, उल्टे ब्लेम गेम खेल रही हैं। आज भी उन्होंने सारा दोष पीएम मोदी पर मढ़ते हुए उन्हें एक और चिट्ठी लिख दी। ममता बनर्जी एक चिट्ठी पहले भी पीएम मोदी को लिख चुकी थी। आज उन्होंने पीएम मोदी को एक दूसरी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पीएम से कहा कि उन्होंने 22 अगस्त को महिला अपराध पर सख्त कानून की मांग को लेकर एक लेटर पहले भी लिखा था। ममता बनर्जी ने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्हें लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय का लेटर मिला है, जिससे यह पता चलता है कि मामले की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिर से सख्त कानून बनाने की अपील करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समाज के हित में उनकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये लेटर तब लिख रही हैं जब उन्हें उनके 22 अगस्त के लेटर का रिप्लाई 25 अगस्त को मिल चुका है। लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है, तो वो पीएम को चिट्ठियां लिखकर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, और ये चिट्ठियां लिखने का सीधा मकसद यही है कि पूरे मामले में पीएम का नाम लाकर राजनीति की जाए, जिससे कोलकाता केस से ध्यान भटक जाए। ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी कुर्सी तभी बच पाएगी जब वो इस तरह से कोलकाता केस में राजनीति करेंगी और बार बार इस राजनीति में पीएम मोदी का नाम घसीट लाएंगी। ये सब ममता बनर्जी इसलिए कर रही हैं कि वो बेचैन है। उनकी बेचैनी की वजह यह है कि राज्यपाल दिल्ली में गृहमंत्री से मिलने आए हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। यह मुलाकात तब हुई जब राष्ट्रपति भी कोलकाता केस पर कह चुकी है कि अब बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति के बयान के बाद अब राज्यपाल का गृह मंत्री से मिलना दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस मीटिंग को लेकर बड़ी हलचल है। और शायद ममता बनर्जी ने चिट्ठी आज इसलिए भेजी हो कि कहीं अगर राष्ट्रपति शासन लगने वाला हो तो वो ये दिखा सके कि देखो, मैं तो लड़ रही थी लड़ाई, मैं तो कानून बनाने बोल रही थी, ये तो नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे, मेरी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और देखो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यपाल की गृह मंत्री से मुलाकात में क्या बात हुई, अंदर की खबर क्या है, यह भी हमने सूत्रों से पता किया। पता चला कि बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन के बारे में बताया गया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने गृह मंत्री को बताया कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या मांग है, इन सब की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। यानी गृह मंत्री के पास अब बंगाल की कानून व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर कंप्लीट रिपोर्ट है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। उधर पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि 22 दिन हो गए, 22 डेज, अभी भी डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर्स को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर्स इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। वो आंदोलन के दूसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि इस मामले में न्याय हो, उन्हें सुरक्षा मिले और दोषियों को सजा मिले। एक बार 22 दिन से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स को भी सुनिए। हम लोग 2 सितंबर डिसाइड किया है, लाल बाजार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है सीपी का रेजिग्नेशन, उसके हिसाब से वो तो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लाल बाजार अभियान ये करेंगे 2 सितंबर। और सीज वर्क जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम लोग एक पेन डाउन के प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। कोलकाता केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। बंगाल में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन प्रोटेस्ट ना हो रहा है। आज भी कोलकाता में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। यह प्रोटेस्ट एक बार फिर बीजेपी ने किया। बीजेपी के इसी तरह से प्रोटेस्ट और लगातार सियासी हमलों से ममता बनर्जी परेशान है। बीजेपी ने किस तरह से आज प्रोटेस्ट किया है कोलकाता में, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये करुणामयी और इस कमीशन के सामने की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस से जो एक बड़ा कॉर्डन लगाया है, सुरक्षा घेरा लगा दिया है और उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी को जो है तैनात किया गया है।
ताकि जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनको रोका जा सके। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में उनको यहीं पर उस दफ्तर के सामने जो है रोक दिया गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अग्निमित्रा पॉल और लोकेट चैटर्जी, और कह रहे हैं कि उन्हें जो है उस जो विमेन कमीशन का दफ्तर है वहां तक जाना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सियासी घेराबंदी कर दी और इसी बात से परेशान ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार बुरी तरह फंसी हुई। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और सच सामने आ जाएगा। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया, वो सिद्ध हुआ है। एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं जो मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक जाती हैं कि उन पर आरोप लगता है कि ये तो भाई डरा रही हैं, धमका रही, धमकियां दे रही हैं। फिर देश में आग लग जाए तो लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो एक प्रतिमा गिरने पर माफी मांग लेते हैं और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा के गिरने के लिए पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र जाकर माफी मांगी, उस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को किया था। नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट जिले में 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ था। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री सुरक्षा में योगदान का सम्मान करना था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा के कारण गिर गई। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिमा को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी वजह से वो 8 महीने में गिर गई। पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने उनकी प्रतिमा के इस तरह गिरने को बड़ा मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, इसलिए भी विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इंडी गठबंधन ने 1 सितंबर को बड़े आंदोलन तक का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। आज भी इंडी गठबंधन इसी ताक में था कि वो पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर एनडीए को इस मुद्दे पर पानी पिला देगा। पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग करते हुए पोस्टर लगा दिए। जब पीएम मोदी मुंबई दौरे पर रहे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन इससे पहले कि इंडी गठबंधन कुछ माहौल बना पाता, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर के कार्यक्रम में माफी मांगकर पूरे मामले को ठंडा कर दिया। और जो कांग्रेस पीएम मोदी को काले झंडे दिखा रही, उसके प्लान को पीएम मोदी ने रेड फ्लैग कर दिया। जब इंडी गठबंधन को लगा कि पीएम मोदी की माफी के बाद तो इस मामले में कुछ बचा ही नहीं, तो अब इंडी गठबंधन माहौल यह बना रहा है कहकर कि माफी भी काफी नहीं है। सुनिए आप शिवसेना यूबीटी के नेता क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि इस मूर्ति के टूटने को लेकर कैसे माफी मांगने की लाइन लग गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आप यह भी देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना को कितनी गंभीरता से लिया। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से लेकर सीएम सब माफी मांग चुके। भाई एकनाथ शिंदे कह चुके कि वो 100 बार पैर छूकर माफी मांगने को तैयार हैं, वो माफी मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार कह चुके कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार इससे भी बड़ी शिवाजी की प्रतिमा लगवाएगी और उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार पर इस घटना पर माफी मांगने वो भी मांग चुके हैं। यानी इससे पहले कि इंडी गठबंधन इस मामले में तूफान खड़ा करता, सरकार सरेंडर मोड में दिखी और माफी मांगकर इस मामले को और आगे बढ़ने नहीं दिया।
इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार इतनी अलर्ट है कि कल देर रात भी सीएम शिंदे ने दोनों डिप्टी सीएम और नौसेना के अधिकारियों के साथ बैठक। वहीं आज डिप्टी सीएम अजित पवार उस राजकोट किले में पहुंच गए जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी थी। अजित पवार ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की। सिर्फ 8 महीने में ही कोई प्रतिमा गिर जाए तो उस पर सवाल उठेंगे कि इतनी जल्दी प्रतिमा कैसे गिर गई, क्या यह लापरवाही है या प्रतिमा के निर्माण में कोई भ्रष्टाचार हुआ। इन सवालों से महाराष्ट्र सरकार बच भी नहीं सकती, इसलिए सरकार ने पहले ही इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो लोग इस प्रतिमा के निर्माण में लगे थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हो रही। पुलिस ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार भी कर लिया है। चेतन का नाम एफआईआर में मूर्ति बनाने वाले कलाकार जयदीप आप्टे का भी नाम है। जयदीप आप्टे अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मूर्ति मामले में महाराष्ट्र सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो सब कुछ नौसेना पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही, जबकि इस मामले में गुरुवार को नौसेना ने एक बयान जारी किया था कि प्रतिमा का कॉन्सेप्ट उनका था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में इसका काम को पूरा किया गया। सरकार की तरफ से इसके लिए फंड भी दिया गया। नौसेना की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले में प्रतिमा की मरम्मत, उसे जल्द से जल्द फिर से स्थापित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इंडी गठबंधन पीएम मोदी और एनडीए पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा रहा है, लेकिन शायद इंडी गठबंधन के नेता यह भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिनकी लीडरशिप में महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के उस घातक हथियार बाघ नख को 350 साल बाद विदेश से वापस लेकर आई। यह बाघ नख लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था और इसे जुलाई में वापस भारत लाया गया। इसी बाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का खात्मा किया था। अफजल खान मुगल सल्तनत का एक सरदार था। शिवाजी महाराज ने इसी बाघ नख से अफजल खान का पेट चीर दिया था पूरा। इस बाघ नख को पूरे सम्मान के साथ महाराष्ट्र के सतारा स्थित शिवाजी महाराज के म्यूजियम में रखा गया। तो जो लोग आज शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते। बॉस, आप लोग इतना सम्मान करते थे तो ये लाना था ना इतने साल। छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी लेकर आए, उनकी सरकार लेकर आई है। और एक मूर्ति गिर गई तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते। मूर्ति किसी ने भी बनवाई हो, कॉन्सेप्ट किसी का भी हो, लेकिन आज पीएम मोदी ने माफी मांगकर इस विवाद पर ब्रेक लगाया, क्योंकि पीएम मोदी नहीं चाहते कि ऐसे विवादों में सरकारें फंसी रहें और वो गलती मानकर उसे सुधारने और आगे बढ़कर काम करने में विश्वास रखते हैं। आप देखिए कि आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर गए तो उन्होंने वहां एक मेगा प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा कर दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पीएम मोदी को अगले 200 साल तक याद किया जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट है। ऐसा क्या प्रोजेक्ट है भाई? महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी जो पोर्ट बनवा रहे हैं वो पोर्ट बड़ा खास है। इस पोर्ट का नाम वधावन पोर्ट है, बंदरगाह। यह पोर्ट 76,220 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह पोर्ट भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया के 10 सबसे बड़े पोर्ट में से एक होगा। वधावन पोर्ट से सालाना 298 मिलियन मीट्रिक टन व्यापार होने के आसार हैं। पोर्ट बन जाने के बाद गुजरात, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया से व्यापार तेजी से होगा। यह पोर्ट विदेशी व्यापार में लगने वाले अतिरिक्त समय और खर्च को कम करेगा। अनुमान के मुताबिक पोर्ट बन जाने से 12 लाख रोजगार पैदा होंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी कदम है। भारत के 1448 हेक्टेयर के समुद्री इलाके पर निगरानी बढ़ेगी, स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट ज्यादा होगा और इससे अरब सागर में भारत की पैठ बढ़ेगी। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों से व्यापार बढ़ जाएगा भाई। यही वजह है कि पीएम मोदी भी इस कदम को भविष्य में गेम चेंजर रहने वाला ये कह रहे हैं। आज महाराष्ट्र से पीएम ने यह भी संकेत दिया, और ऐसा संकेत जिससे विपक्ष में खलबली मचेगी, कि पीएम मोदी फिर लौटने वाले हैं 5 साल बाद। दरअसल पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में यह कह दिया कि वो अगली बार इस समारोह में फिर आएंगे, यानी 2029 के लिए भी पीएम मोदी ने अपना कॉन्फिडेंस दिखा दिया। सुनिए पीएम मोदी को। मुझे मेरे देश के युवाओं की टैलेंट पे इतना भरोसा है, और मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आवर बेस्ट
is yet to come. ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। और तब आपने भी कल्पना नहीं की होगी, वहां पर आप भी पहुंचे होंगे दोस्तों। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो लोग भारत को बांग्लादेश जैसा बनाने का सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना देख रहे हैं, वो पूरा होगा और ये सारा काम वो करेंगे और 2029 में भी सत्ता में लौटेंगे। जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2029 की तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन जिन्हें नरेंद्र मोदी को हटाना है, वो पहले अपने आसपास जो लोग हैं, उन्हें ही कोहनी मार मार के हटा रहे हैं। पाठशाला में अगली क्लास